नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आरोही आईएएस ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में। आप देख रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के लिए गए टेस्ट सीरीज की पहली श्रृंखला का पहला प्रश्न है 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है मनोज कुमार, विकल्प बी अमिताभ बच्चन, विकल्प सी विनोद खन्ना, विकल्प डी काशीनाथनी विश्वनाथ। आपका उत्तर है विकल्प बी अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बालिका, ध्यान रखें, निम्नलिखित में से कौन सी बालिका माउंट एकाकागुआ की फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए काम्या कार्तिकेयन, विकल्प बी मलवतपूर्णा, विकल्प सी अंजू जामसेनपा, विकल्प डी आशा जंझरिया। आपका उत्तर है विकल्प ए काम्या कार्तिकेयन। विकल्प ए काम्या कार्तिकेयन। अगला प्रश्न देखते हैं। इस तीसरे प्रश्न में थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम है। तकनीकी प्रॉब्लम में है कि इसमें कूट नहीं बन सका, लेकिन उत्तर बहुत ही सही है। यहाँ कई प्रश्न प्रायः हर साल पूछे जाते हैं। 4 विकल्प 4 कूट दिए गए हैं कि सूची 1 सूची 2 से मेल करने की बात थी। तो विकल्प में ए में सूची 1 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के भारत का स्थान 142वां सही है। विकल्प बी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 2020 में भारत का स्थान 144वां, ये भी सही है। विकल्प सी में विश्व भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 80वां, यह भी सही है। और विकल्प डी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 129वां, यह भी सही है। इस प्रकार से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 चारों विकल्प आपके सही हैं। इस प्रकार से यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मालदीव राष्ट्रमंडल में 1 फरवरी 2020 को पुनः शामिल हुआ। इस समय राष्ट्रमंडल में कुल कितने सदस्य देश हैं? ध्यान दें, इस समय कुल कितने सदस्य देश हैं? राष्ट्रमंडल में सदस्यों की संख्या इस समय मालदीव 1 फरवरी जब 2020 को शामिल हुआ तो राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या 54 हो गई। और यहाँ से और प्रश्न बन सकते हैं कि राष्ट्रमंडल में मालदीव सबसे पहली बार कब शामिल हुआ? तो 1982 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ और 2016 में कतिपय कारणों के चलते मालदीव राष्ट्रमंडल से अलग हो गया था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, निश्चित यहाँ से प्रश्न रहता है। सूची 1 सूची 2 को शामिल करें। सूची 1 में और सूची 2 में देखें। सूची 1 में प्रमुख घाटा, सूची 2 में जीडीपी का दर दिया गया, इस प्रकार से है। तो यहाँ आप देखें राजकोषीय घाटा 3.5% सही है। राजस्व घाटा 2.7%, यह भी सही है। प्रभावी घाटा 1.8%, यह भी सही है। प्राथमिक घाटा 0.4%, यह भी सही है। इस प्रकार से चारों उत्तरों में आपका उत्तर हुआ 1, 2, 3, या आप ऐसे कह सकते हैं कि विकल्प ए आपका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में ध्यान दें, भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में आए चक्रवाती तूफान डायने में को भीषण तबाही से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान चलाया था? आप जानते हैं कि जनवरी 2020 में मेडागास्कर में
डायने तूफान आया था वहाँ पर, और भारतीय नौसेना ने वहाँ अपना एक ऑपरेशन वनीला चलाया था। ऑपरेशन वनीला में शामिल होने वाला आपका INS ऐरावत भी भाग लिया था, जो जलयान है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर है ए। ठीक है, अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 23वां युवा महोत्सव का आयोजन खेल मंत्रालय व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में आयोजित किया गया। इस आयोजन का थीम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए हेल्दी युवा हेल्दी इंडिया, विकल्प बी फिट युवा फिट इंडिया, विकल्प सी हैप्पी युवा हैप्पी इंडिया, विकल्प डी पढ़ेगा युवा और बढ़ेगा युवा। तो इस प्रकार से इन विकल्पों में आपका उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न आपके लिए है, इसरो ने अंतरिक्ष में इसरो ने अंतरिक्ष में दिसंबर 2020 तक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान भेजने की योजना बनाई है। और प्रयोग के तौर पर ध्यान दें, प्रयोग के तौर पर एक अर्धमानव महिला रोबोट भेजने की योजना है। और वह महिला रोबोट कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में विकल्प ए व्योममित्र, विकल्प बी सोफिया, विकल्प सी सोममित्र और विकल्प डी कोई नहीं। आपका उत्तर है विकल्प ए व्योममित्र। और सोफिया जो है प्रथम मानव रोबोट है जिसको सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की है। इस प्रकार से यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न आपके लिए है, ध्यान दें, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड निम्नलिखित में से किस फिल्म ने जीती? 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों में पहला विकल्प है सोन चिड़ैया, दूसरा विकल्प है आर्टिकल 15 और तीसरा विकल्प है उरी द सर्जिकल और चौथा विकल्प है गली बॉय। गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, अब आए अगला प्रश्न देखें, महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का पुरुष विजेता निम्नलिखित में से कौन है? विकल्प ए नोवाक जोकोविच, विकल्प बी राफेल नाडाल, विकल्प सी डोमिनिक थियम और विकल्प डी एशले बार्टी। आपका उत्तर है विकल्प ए नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच राफेल नाडाल को पराजित करके ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का पुरुष विजेता बने हैं। इस प्रकार का आपका उत्तर ये सही है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोरोना महामारी के चलते निम्नलिखित में से किस खेल के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए टोक्यो ओलंपिक, विकल्प बी पेरिस ओलंपिक, विकल्प सी लॉस एंजल्स ओलंपिक, विकल्प डी बीजिंग ओलंपिक। तो आपका उत्तर है विकल्प ए टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, महत्वपूर्ण है अगली परीक्षा के लिए। नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में क्या असत्य है? 4 विकल्प दिए गए हैं, देखें, बड़े गंभीरता से देखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। विकल्प ए नई शिक्षा नीति देश की तीसरी शिक्षा नीति है। और विकल्प बी नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया तथा समस्त GDP का 4.3% शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। और विकल्प सी में है नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप के सम्मिलित
प्रारूप के समिति का चेयरमैन के कस्तूरी रंगन हैं। और विकल्प डी में नई शिक्षा नीति 34 साल बाद अस्तित्व में आई है। इस प्रकार चारों विकल्पों को देखने के बाद पता चलता है कि विकल्प बी में यहाँ थोड़ी सी कमी है। यह कमी दिख रहा है जहाँ जीडीपी का 4.3% है, तो वहाँ जीडीपी का 4.3% नहीं अपितु जीडीपी का 6% नई शिक्षा नीति में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है। देखें कितना माइनर अंतर दिख रहा है। इस प्रकार से जब माइनर अंतर देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कंफ्यूज होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं? विकल्प ए मध्य प्रदेश, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी उत्तराखंड, विकल्प डी महाराष्ट्र। चारों विकल्पों में सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। आपका विकल्प ए सही है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश को बाघों की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। राफेल लड़ाकू विमान का सौदा रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा फ्रांस की विमानन कंपनी डॉसाल्ट के बीच 59,000 करोड़ रुपए का हुआ। ठीक है, 59,000 करोड़ रुपए का हुआ। महत्वपूर्ण है, कितने का? 59,000 का हुआ। अब इस सौदे में कुल कितने विमान शामिल हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कुल कितने विमान, ध्यान देने की जरूरत है। इस सौदे में कुल कितने विमान शामिल हैं? तो यहाँ विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 36, विकल्प सी है 38, विकल्प डी है 39। तो यहाँ देखा जाए तो सौदे में विकल्प बी 36 विमान शामिल हैं और 5 विमान अभी हाल ही में भारत में लाए गए। ठीक है, आपका उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न आपके लिए है। मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में अम्फान नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात उठा। अम्फान नामक निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दिया गया? 4 विकल्पों में पहला विकल्प है थाईलैंड, विकल्प ए, विकल्प बी है म्यांमार, विकल्प सी बांग्लादेश, विकल्प डी भारत। तो आपका उत्तर है कि जो अम्फान नाम दिया गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, थाईलैंड द्वारा दिया गया। आए अगला प्रश्न देखें। कोविड-19 के इलाज के लिए पहला प्लाज्मा बैंक निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प ए है महाराष्ट्र, विकल्प बी दिल्ली, विकल्प सी आंध्रा, विकल्प डी उत्तर प्रदेश। प्लाज्मा बैंक की बात करें तो प्लाज्मा बैंक दिल्ली में, पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया। विकल्प बी आपका सही है उत्तर। और विकल्प ए की बात करते हैं तो विकल्प ए महाराष्ट्र में सबसे बड़ा, महाराष्ट्र में क्या है, सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनाया गया। ठीक है, तो आपका उत्तर है विकल्प बी। अगले प्रश्न की तरफ हम चले। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति 24-25 फरवरी 2020 को भारत दौरे पर आए। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते कार्यक्रम का आयोजन भी उनके स्वागत समारोह में किया गया। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर कौन सा स्टेडियम रखा गया? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, विकल्प बी है महात्मा गांधी स्टेडियम, विकल्प सी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, विकल्प डी है बी डी सावरकर स्टेडियम। तो आपका उत्तर है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आपका उत्तर है कि आपका उत्तर है मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया। आपका उत्तर ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें।
देश की पहली निजी क्षेत्र की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर योगी आदित्यनाथ ने 4 अक्टूबर 2019 को निम्नलिखित में से कहां से रवाना किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे कि पहली निजी क्षेत्र की ट्रेन कौन सी है। पहली निजी क्षेत्र की ट्रेन की बात करें तो निजी क्षेत्र की ट्रेन आपका तेजस एक्सप्रेस है। तेजस एक्सप्रेस से प्रश्न बन सकता है कब इसका उद्घाटन किया गया। 4 अक्टूबर 2019 को। कहाँ से किया गया तो लखनऊ से झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया गया, वहाँ से रवाना किया गया। इस प्रकार से आपका उत्तर ये सही है। अगला प्रश्न है, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य कब बना। विकल्प ए 16 जून 2020, विकल्प बी 17 जून 2020, विकल्प सी 18 जून 2020, विकल्प डी 19 जून 2020। इन चारों विकल्पों में आपका उत्तर है 17 जून 2020 को भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। आइए अगला प्रश्न देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, फिर पूछे जाने की संभावना है। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश निम्नलिखित में से कौन है। विकल्प ए सऊदी अरब, विकल्प बी भारत, विकल्प सी मिस्र, विकल्प डी चीन। आपका उत्तर है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक सऊदी अरब है, विकल्प ए। और यही एक प्रश्न और बन सकता है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है। तो दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक की बात की जाए तो वह भारत है। तो यहाँ से बन सकता है पहला, दूसरा भारत। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। क्रय शक्ति के आधार पर पीपीपी परचेजिंग पावर के आधार पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान विश्व में है। 4 विकल्प है, तीसरा, विकल्प बी चौथा, विकल्प सी पांचवा, विकल्प डी छठा। आपका उत्तर है विकल्प ए, तीसरा स्थान क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। हाल ही में मुद्रा संकट से गुजर रहे किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रख कर दिया। 4 विकल्प हैं, विकल्प ए इराक, विकल्प बी ईरान, विकल्प सी लीबिया और विकल्प डी। ठीक है, तो आपका उत्तर है विकल्प बी ईरान। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। निम्नलिखित में से क्या असत्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, उत्तर प्रदेश का जन्म दर 25.9 प्रति हजार है 2017 के रिपोर्ट के अनुसार। विकल्प भी उत्तर प्रदेश का दशकीय 2001 और 11 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि 20.23% है। विकल्प सी उत्तर प्रदेश का मृत्यु दर 6.7 प्रति हजार है 2017 के रिपोर्ट के अनुसार। और विकल्प डी उत्तर प्रदेश का शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार है 2017 के रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ चारों विकल्पों में विकल्प डी आपका उत्तर गलत है, क्योंकि जो 33 प्रति हजार मृत्यु दर है उत्तर प्रदेश का ना होकर यह भारत का है। ध्यान रखेंगे, ये भारत का है और उत्तर प्रदेश का मृत्यु दर वर्तमान में इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 के अनुसार 41 है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न हम देखें। नई वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भूभाग का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ये है
21.67%, विकल्प बी है 24.56%, विकल्प सी है 22.67%, विकल्प डी है 25.56%। ये काफ़ी कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है, यहाँ से प्रायः प्रश्न आते रहते हैं। तो आपका उत्तर है कि कुल भूभाग का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। अगर वन क्षेत्रों की बात की जाए तो 21.67% वन क्षेत्र हैं। विकल्प आपका ये सही है। और विकल्प बी जो है, इसमें विकल्प बी में वन क्षेत्र प्लस जंगल, या आप ऐसे कह सकते हैं वृक्षारोपण, वन और वृक्ष दोनों शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो अगर कुल वन क्षेत्र की बात की जाए तो 21.67% होगा। वन तथा वृक्षादन की बात आए तो 24.56% होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी को निम्नलिखित में से कहाँ से, किस स्थल से इसका उद्घाटन किया गया। 4 विकल्प हैं। विकल्प ए लखनऊ, विकल्प बी झांसी, विकल्प सी गोरखपुर, विकल्प डी प्रयागराज। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गोरखपुर से इसका उद्घाटन किया गया। विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखें। कोयले के संचित भंडार में शीर्ष राज्य कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा पश्चिम बंगाल। आपका उत्तर है झारखंड में कोयले का भंडार, संचित भंडार सर्वोच्च है। अगला है प्रश्न, पेगोंग झील निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। 4 विकल्प हैं। लद्दाख, विकल्प ए, विकल्प बी हिमाचल प्रदेश, विकल्प सी जम्मू कश्मीर, विकल्प डी उत्तराखंड। तो आपका उत्तर है विकल्प ए, पेंगोंग झील लद्दाख में अवस्थित है। ये चीन और भारत के बीच डिस्प्यूट हुआ था, तब से लेकर चर्चा का विषय बना, इसलिए किसी न किसी रूप में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इस टॉपिक को आप कायदे से देख लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। शरद अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। इनका स्थान है, 4 विकल्प हैं कि जो मुख्य न्यायाधीशों की सूची है उस सूची में इनका स्थान कौन सा है या किस क्रम के न्यायाधीश हैं। विकल्प ए 46वां, विकल्प बी 47वां, विकल्प बी 48वां, विकल्प डी 49वां। तो शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें चीफ जस्टिस बने हैं। ध्यान रखिएगा, ये रंजन गोगोई का स्थान पर ये न्यायाधीश बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2019 की विजेता हैं। 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प ए वर्तिका सिंह, विकल्प बी टोनी सिंह, विकल्प सी जोंजीविनी टुंजी और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2020 की विजेता जमैका की टोनी सिंह हैं, जो विकल्प बी आपका सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। उन्नीसवें एशियाई खेल 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ होगा। विकल्प ए हैंगझू चीन, विकल्प बी नगोया जापान, विकल्प सी बर्मिंघम ब्रिटेन, विकल्प डी काठमांडू नेपाल। तो आपका उत्तर है 19वें एशियाई खेल का आयोजन 2022 में हैंगझू चीन में किया जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है।
विकल्प ए नेपाल, विकल्प बी विकल्प ए श्रीलंका, विकल्प बी नेपाल, विकल्प सी बांग्लादेश, विकल्प डी भूटान। संगतेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान में अवस्थित है, भारत चीन के बीच, ठीक है, भारत चीन के बीच विवाद का विषय रहा है अभी हाल ही में, इसलिए इस विवाद का विषय होने के कारण यह प्रश्न आपके लिए जरूरी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है शशि थरूर, दूसरा विकल्प है नटवरलाल, तीसरा विकल्प है प्रणब मुखर्जी और चौथा विकल्प है संजय धारवाड़कर। आपका उत्तर है शशि थरूर। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। आप देख रहे हैं कि बीओ में काफ़ी प्रश्न रिवाइज भी किए हुए हैं, फिर रिवाइज करने की संभावना दिख रही है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 2 जनवरी को और 23 सितंबर को मनाया जाता है। 4 विकल्पों में से आपका उत्तर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस या विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 23 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो तीनों डेट आपके पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। एक तरफ कुछ तत्व दिए गए हैं, दूसरी तरफ बीमारियां दी गई हैं। जो तत्व दिए गए हैं सूची 1 में है सिलिका, कोयला, कपास का कण और गन्ने की धूल, और दूसरी तरफ उनसे होने वाले रोग के बारे में जानकारी दी गई है। अब सिलिका से सिलिकोसिस, कोयला से एंथ्रोसिस, कपास का कण ब्रिस्नोसिस और गन्ने की धूल से बेगासोसिस रोग होते हैं। ते क्रम से 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। आपका उत्तर विकल्प ये सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, फिर पूछे जाने की संभावना है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसमें गरीबी हटाओ विषय पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? आप देखें 4 विकल्प दिया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर सबसे पहली बार चर्चा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इस प्रकार से आपके उत्तर सी सही होते हैं। तो यह 140 प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। वीडियो बड़ा होता जाएगा। हम इन पेपर को टुकड़ों में 35-35 करके 4 पार्ट में इसको हम समझाने का, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इनको देखें। शीघ्र ही अगला सॉल्व इसके अगला अंश पुनः प्रेषित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।